हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम जो एचटेट से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स हम सोल्व कर रहे थे, 2020 का हमने क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। उसमें रीजनिंग से रिलेटेड 15 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो आज हम उन्हीं को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया है 2020 के क्वेश्चन पेपर में, उस दिन हमने 75 तक कंप्लीट कर लिए थे। 76 नंबर क्वेश्चन जो रीजनिंग से रिलेटेड है हमारा, 76 नंबर। उसमें कहता है कि दी गई श्रेणी में निम्न में से कौन सा अक्षर 3 और 1 के एकदम मध्य में स्थित है। एकदम मध्य में स्थित है और ऑप्शन उसके 4 दिए गए हैं। तो पहले मैं वो सीरीज है ना, उसको लिख देता हूँ। BE6DA, देखिए सीरीज है BE6DA, BE6DA, U and 3, TIQ, 89C हैश 2M परसेंटेज U1 MW75 ये एक सीरीज दी गई है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ये एक सीरीज है, कुछ स्पेशल डिजिट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ ABCD वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि हमारे ABCDs हैं। तो वो ये कहता है कि कौन सा अक्षर जो है 3 और 1 के बिल्कुल मध्य। अब ये देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा इसमें कहीं पर भी कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट होगा। कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं है, सिर्फ एक ही बार, सब एक बार वंस टाइम है सभी के सभी। आपको ये पता लगाना है कि ये 3 है हमारा और 1 हमारा ये है। इसके बीच में वो कौन सा अक्षर है जो बिल्कुल मध्य में है। ऑप्शन ले लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन इसके अंदर है 9। दूसरा ऑप्शन जो है वो है C। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास हैश। चौथा ऑप्शन हमारे पास है D। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो है ऑप्शन को लेकर के अगर हम करें, अगर देखा जाए तो 3 और 1 के बीच में तो बहुत सारे दे रखे हैं। तो अगर देखा जाए तो देखो, एक बार ये 3 है, एक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये देखो, इनके बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है बिल्कुल। इसका मतलब ये 5 अक्षर इस तरफ बचेंगे, 1 से 1 की तरफ, और 5 अक्षर इस तरफ 3 की तरफ छोड़ दें हम, तो 1 2 3 4 5, तो ये C बचा यहाँ पर, छठा अक्षर। और 1 2 3 4 5, छठा अक्षर फिर इसमें भी C। तो आई थिंक C, और यही इसका ऑप्शन है। और यदि आप इनकी सहायता से भी करना चाहो, 9 को चेक करना चाहो, तो 9 में फिर इस तरफ 1 2 3 4 ही बचे, उस तरफ शायद 6 बच गए होंगे, तो ये दूसरे वाले नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसका C होगा। पहला प्रश्न ये था। 76 के बाद में हम लेते हैं 77 में कहता है कि असंगत ज्ञात करना है। असंगत, तो ये तो सारा का सारा जो है ऑप्शन के ऊपर ही है। असंगत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है जनवरी है। पहला ऑप्शन जनवरी है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है मई। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जुलाई। और चौथा और आखिरी ऑप्शन इसमें दिया गया है नवंबर। चौथा ऑप्शन है नवंबर। तो इसमें असंगत का मतलब इसमें 3 तो एक जैसे हैं, चौथा इनसे डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको तो पता ही होगा, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 होते हैं, जुलाई में भी 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं। तो ये असंगत हुआ, तो ये इसका ऑप्शन हुआ। बाकी सभी में 31 दिन होते हैं, सिर्फ नवंबर में 30 होते हैं। नेक्स्ट है, आप देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है। कहता है आप दक्षिण की ओर
दक्षिण की ओर जाएं, फिर दाएं मुड़ें, फिर दाएं मुड़ें, फिर दाएं मुड़ें, फिर कोमा लगा दिया, फिर दोबारा दाएं ओर मुड़ें, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ें, फिर बाईं ओर जाएं। अब आप किस दिशा में हैं? अब आप किस दिशा में हैं? दिशा वाला टॉपिक मैंने करवाया, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण हमारा नीचे की तरफ होता है, ये नीचे दक्षिण है। या फिर आप किसी भी दिशा में दक्षिण को आप वैसे भी मान के चलोगे, दक्षिण किसी भी दिशा में लोगे और शर्त को पूरा करोगे तो आपका उत्तर गलत नहीं आएगा। फिर भी हमारा जो लेआउट होता था हमारा, तो ये इस तरफ पूर्व था, ये पश्चिम था, ये ऊपर था उत्तर और नीचे क्या था? दक्षिण। इसमें इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि वो बंदा कितनी बार या हम खुद कितनी बार दाएं मुड़े, कितनी बार बाएं मुड़े और उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, दाएं ओर मुड़ा, एक बार दाएं हुआ, दोबारा फिर दाएं ओर हुआ, या 2 बार दाएं ओर हुआ, फिर बाएं ओर एक हुआ, इसके बाद में वो नहीं मुड़ता। तो 2 बार दाईं ओर हुआ, 2 तो हो गए दाईं और 1 हो गया बाईं ओर, तो इनका अंदर 1 आएगा और वो आएगा दाईं, क्योंकि दाईं वाले ज्यादा हैं, 1 दाईं ओर। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि दक्षिण दिशा में अगर किसी का फेस होगा तो उसको 1 बार दाईं ओर मोड़ दीजिए, यानी कि दाईं ओर का मतलब क्या था? क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में। तो दक्षिणावर्त मुड़ेगा ना तो उसका फेस हो जाएगा इस तरफ, यानी कि ये इस तरफ कौन सी दिशा है? ये पश्चिम। तो वो कहता है कि अब आप किस दिशा में हैं? तो इसका उत्तर आएगा दक्षिण दिशा। ये था इसका आंसर। हम चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर में क्या कहता है? सरल करना है, 6 फिर उसके बाद में भाग का निशान, उसके बाद में ये कोष्ठक यानी कि सबसे बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद में फिर 6, फिर प्लस का निशान, फिर 6, फिर भाग का निशान दे दिया, और उसके बाद में दिया ये मंझली वाली ब्रैकेट यानी कि बीच वाली ब्रैकेट, और उसके बाद में फिर 6 दिया, उसके बाद में फिर प्लस का निशान दिया, फिर 6 दिया, और फिर यहाँ पर दिया भाग का निशान, फिर ये ब्रैकेट दिया, फिर देता है वो 6 + 6, फिर यहाँ पर देता है भाग का निशान और फिर 12, और तीनों ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। तो इस तरह के प्रश्न में मैं ये लाइन दोबारा से एक बार मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इस लास्ट वाली लाइन को, क्योंकि शायद यहाँ पे फ्लैशिंग होती है, दिखता नहीं है। 6 + 6 भाग में ये छोटी ब्रैकेट, 6 + 6 भाग में 12, तीनों ब्रैकेट जो है बंद, यानी कि ये इसके आगे ये 6 + फिर 6 ये ब्रैकेट और ये भाग का निशान, ये 6। मैं दोबारा लिख दिया पूरा क्वेश्चन। वी बोर्डमैस के रूल के अनुसार इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा बिल्कुल ओके। तो देखिए उत्तर भी कैसे कैसे दे रखे हैं यहाँ पर, मैं एक बार उत्तर का जिक्र कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन है इसका 101/15, दूसरा ऑप्शन इसका है 90/103, तीसरा ऑप्शन इसका है 90/130, चौथा ऑप्शन है भैया 72/13। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं। वी बोर्डमैस के रूल के अनुसार हम पहले विनयकुलम यानी कि रेखा कोष्टक, ये ऐसे लाइन लगी होती है, उसको हल करते थे। तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। बारी आती है पहले ब्रैकेट की, ब्रैकेट हल करेंगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट हल करते हैं, ये वाली ब्रैकेट हल करेंगे, और ये वाली ब्रैकेट हमारी यहां पर है, इसको हल कर लेते हैं अलग से। तो ये देखो, ये गलती मत कर देना कि 6 में 6 जोड़ दिया तो 12 भाग में 12 कर दिया, सारा गलत हो जाएगा। आपको ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो ब्रैकेट के अंदर भी फिर से हमें वी बोर्डमैस का रूल अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट तक के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यानी कि ये वाली ब्रैकेट हल होगी,
इसके अंदर भी वी बोर्ड मैस लगाएंगे तो ओ का मतलब तो ऑफ होता है, का के की जिसका मतलब है वो तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग हल होगा, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा हल होगी, फिर जोड़ और फिर घटा, और ये का के की ये पहले हल होगा, और इससे पहले ये ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के ऊपर हम चले गए, का के की है नहीं, भाग हल होगा पहले। तो भाग कौन सा है, 6/12। तो अगर आप इस स्टेप को हल करते हो ना तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहां पे हल कर लेते हैं अलग से इसको और वहीं पे लिख देंगे उसको, यानी कि 6 + 6/12, 6 दूनी 12 मतलब 6 + 1/2 आएगा ये, इसको हल करेंगे तो 6 + 1/2 का एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये आएगा भैया 13/2 आएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और एक ये 13/2। तो मैं ये स्टेप मिटा दूं, ये स्टेप मिटा करके और ये छोटी ब्रैकेट हट जाएगी और यहां पर हो जाएगा आपका 13/2। ब्रैकेट्स के अंदर हमने छोटी वाली ब्रैकेट यानी कि ये वाली हल कर ली। इसके बाद में हम करेंगे मंझली ब्रैकेट हल। मंझली ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली ब्रैकेट हल करेंगे। ये ब्रैकेट कौन सी हमारी, ये वाली, ये यहां से लेकर के यहां तक। अब इसके अंदर भी वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, इस जोड़ से पहले हम ये भाग हल करेंगे, यानी कि 6 + 6/13/2 आएगा, ये 2 ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हो आप इसको हल करते हो तो ये हो जाता है 6 दूनी 12, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। और फिर इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 13 एलसीएम, 13 × 78 प्लस का 13, 78 प्लस का 13 आएगा। ये 78 और 13 होते हैं 91, तो ये 91/13 आएगा। 6/12, 1/2 आया था, ये 1/2 जोड़ेंगे तो 2 × 12, 13/2, ठीक है। और ये 6 + 13/6 भाग में 13/2 था ना, 1 मिनट में दोबारा चेक करता हूँ, कुछ डाउट लग रहा है। 6 प्लस और ये था 6 और ये भाग था, हाँ ये गलती हो गई ना, ये भाग हल करेंगे ना तो 6 के नीचे 13 आएगा, ऊपर 2 जाएगा, ऐसे आएगा, ये गलती हो गई थी। ये भाग जो था देखो, ये 6 तो यूं का यूं, ये 6 यहां पर यूं का यूं, ये देखो ये 6 यहां पर यूं का यूं, और भाग का निशान 13/2 था। तो भाग के निशान को या तो ऐसे समझ लो कि इसको गुणा में बदलोगे तो 2 ऊपर जाएगा और 13 आएगा नीचे, या तो ऐसे समझ लो, या फिर 13 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, ये ऐसे आएगा ये। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 12/13 आएगा ये। तो इसका एलसीएम आएगा 13 और 13 × 6 = 78, 78 प्लस का 12 आएगा ये, और 78 और 12 होते हैं 90/13। तो ये पूरा स्टेप जो है ये वाला आपका हो जाएगा 90/13। तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई, मतलब इस ब्रैकेट की जगह पे क्या आ जाएगा, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर वो स्क्वायर ब्रैकेट तो अभी भी लगी हुई है ये वाली, इसके अंदर क्या बचेगा अब, ये 90/13। अब बड़े वाली ब्रैकेट हल होगी। अब बड़े वाली ब्रैकेट देखो, ये वाली हल हो गई, ये वाली हल हो गई। अब हम ये ब्रैकेट जो सबसे बड़ी ब्रैकेट है उसको हल करेंगे। उसके अंदर भी हमारा वी बोर्ड मैस रूल के हिसाब से पहले भाग हल होगा, जोड़ हल नहीं करना। तो इसमें भी क्या होगा, इस भाग को यदि हम गुणा में बदल दें तो 13 ऊपर जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेंगे। अब इससे कटेगा ये, शायद 6 से कट जाएगा ये, 6 × 6 और 6 × 5 = 30। तो यानी कि 6 भाग में ये वाला 6 है, ये 6, ये भाग का निशान। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, बड़े वाली में हमारे पास बचेगा 6 प्लस ये ऊपर तो 13 और नीचे बचा 15, ये ब्रैकेट होगी। और 6 भाग में अब इसको हल करेंगे ना तो 15 × 6 = 90 प्लस 13/15, ये इस तरह से आएगा एलसीएम इसका। 6 प्लस मतलब 6 भाग में 90 प्लस 13, और 90 और 13 कितने होते हैं, 90 और 13 होते हैं 103। तो क्यों ना इस ब्रैकेट को हटा करके 103/15 कर दिया जाए। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब 6 भाग में 103/15 जो है इसको गुणा में बदल लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 6 गुणा में ये 15 जाएगा ऊपर और 103 आएगा नीचे। अब अगर कुछ कटता हो तो काट लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कटेगा। 15 × 6 = 90/103 इसका आंसर आएगा।
लास्ट वाला, और इसका ऑप्शन ये रहेगा आपका। तो आपने वी बोर्डमस का रूल अगर आपने प्रॉपर अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, नहीं तो गलत हो जाएगा। ज़्यादातर गलती यहाँ पर होती है, 6 + 6 पहले 12 ही हो जाता है, गलती से हो जाता है वो, या पता होते हुए भी, क्योंकि ये आसान लग रहा है कि भाई 6 में पहले 6 जोड़ देंगे बाकी हल कर लेंगे, ऐसे ही इसमें लगता है, आगे भी ऐसे ही लग रहा था होगा। तो ये था हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वर्ग श्रेणी का अगला पद निकालना है। तो प्रश्न दिया गया है 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न है। DEF फिर कोमा लगाया, उसके बाद में है HIJ फिर कोमा लगाया, उसके बाद में है MNO और कोमा डॉट 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 डॉट, मतलब इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा। और ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है RTV, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास STU, तीसरा ऑप्शन है हमारा RST, और चौथा ऑप्शन है हमारा SRQ। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारे पास बचे दो ऑप्शन, ये और RST, एक ये बचता है। इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि देखिए DEF ये सीक्वेंस लगातार है हमारी इंग्लिश के ABCD अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। D के बाद E और F आया, HIJ, मतलब ये भी कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें बीच में से कोई भी डिजिट जो है मिस नहीं है, या ABCD जो है हमारा अल्फ़ाबेट मिस नहीं है, इसमें भी मिस नहीं है। तो हमारे इसमें भी जो आएगा उसमें कोई भी डिजिट जो है मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए इनमें मिस है, सीक्वेंस बनती नहीं थी तो हो ही नहीं सकते। तो हमें पहले क्या करना है कि इनको समझना है कि क्या सीक्वेंस है। तो ये D से स्टार्ट किया इसने, तो DEF, इसके बाद में बीच में आया G आना चाहिए एक अक्षर, उसके बाद में मतलब एक अक्षर छोड़ करके इसने HIJ किया, फिर K और L दो अक्षर आने चाहिए थे। तो इसके बाद में देखो G के बाद में दो अक्षर छोड़े ना, तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर 3 अक्षर छोड़ेगा वो, O के बाद में MNO के बाद में PQR छोड़ेगा वो, तो हमारे 3 अक्षर R के बाद में STU आने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बनता है दूसरा। देखो ये तो है, ये गलत नहीं हो सकता, ऑप्शन तो यही है इसका। एक तो तरीका ये है, देखो पहले उसने एक अक्षर छोड़ा और फिर कॉन्टिन्यूअस 3 डिजिट्स यानी कि 3 अल्फाबेट ABCD वाले डाले, फिर उसने 2 जो है अल्फाबेट छोड़े और फिर कॉन्टिन्यूअस 3 अल्फाबेट वाले ABCD वाले अक्षर डाले, फिर वो 3 छोड़ना चाहिए, उसके हिसाब से STU बचता है। या फिर इस तरीके से अगर आपको माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो ये D के बाद में ये H पर गया तो कितने अक्षर प्लस आए, EFGH यानी कि प्लस का 4 हुआ। E के बाद में ये गया I के ऊपर, तो FGHI, इसमें भी प्लस का 4 हुआ। और F के बाद में गया ये J पर कितने अक्षर बढ़े उसने, GHIJ, इसमें भी प्लस का 4। ऐसे ही जब वो H से M पर गया तो कितने अक्षर छोड़े उसने, IJKLM, यानी कि 5 प्लस का हुआ। तो I के बाद में भी ये प्लस का 5 होना चाहिए, JKLM और फिर N, तो ये भी प्लस का 5 हुआ। और J के बाद में ये O भी प्लस का 5 होना चाहिए, KLMNO, यानी कि प्लस का 5 ही इसमें हुआ। तो ये क्या सीरीज कर रहा है, प्लस का 4 4 कर रहा है, फिर प्लस का 5 5। तो अब जो ये स्टेप, इसके बाद में जो स्टेप आएगा वो प्लस का 6 6 6 का आना चाहिए, यानी कि O के बाद में प्लस का 6 ना, सॉरी, इसके बाद M के बाद में प्लस का 6 ऐड करना पड़ेगा, और N के बाद भी प्लस का 6 ऐड करेंगे, O के बाद भी प्लस का 6 ऐड करेंगे, मतलब M के बाद में प्लस का 6 ऐड करेंगे तो NOPQRS, छठा अक्षर S आएगा, यानी कि S छठा। N के बाद में फिर क्या होना चाहिए, T आना चाहिए, और O के बाद में फिर क्या आना, इसके O के लिए प्लस 6 करेंगे तो फिर U आना चाहिए। तो आप ऐसे भी जो है अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही ठीक लग रहे हैं मुझे तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कुछ जीके के प्रश्न हैं, हम जीके के प्रश्न भी जैसे कि मैंने उनको सर्च कर लिया था कि क्या है उनका क्या नहीं है, कुछ एक का मुझे पता भी था, तो वैसे ही मैं उनके आंसर बता दूंगा। और उनको करवाने का पर्पज़ मेरा ये है क्योंकि वो रीजनिंग एबिलिटी के अंदर ही मिक्स करके आते हैं हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में,
तो उनको भी मैं करवाना चाहूँगा। कुछ ये 5-7 प्रश्न हैं, तो पहले मैं उनको एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, एक बार देख करके। तो ये है हमारा एक नेक्स्ट जो जीके से रिलेटेड प्रश्न है करंट जीके में। 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी या उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा कितनी थी? तो व्यय की अधिकतम सीमा अखबार वगैरह में भी आई थी, 28 लाख रुपए थी। यानी कि 28 लाख रुपए से अधिक जो है कोई भी उम्मीदवार खर्च नहीं कर सकता। और 83 नंबर प्रश्न मैंने पहले लिख दिया था। 83 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कौन सा है? इनमें से छिलछिला, खोल हीरेतान, बी शिकारगढ़ और खप्परवास। तो इसमें सबसे छोटा ना छिलछिला है। वैसे तो हर स्टेट में सबसे छोटा अलग अलग है, लेकिन इन दिए गए ऑप्शंस में सबसे छोटा जो है वो छिलछिला है। नेक्स्ट प्रश्न जो था मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इनको, बस मैं वैसे ही जिक्र कर लेता हूँ इनका कि किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 थी? हरियाणा की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 90 हुई थी सन 1977 के विधानसभा चुनाव में। तो 1977 में हुआ था 90 सीटें, इससे पहले कम थे इससे। नेक्स्ट है कि सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी को ही पता है, सोनिया लाठेर जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। और कौन सा सही युगम है? युगम वाला बता देते हैं, इसका जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा लिख के, ये क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में कहता है कि सूरजकुंड झील है एक तो, सूरजकुंड झील, और फिर है दमदमा झील, और फिर है तिलियार झील, ये तो रोहतक में है शायद, तिलियार झील, और फिर है बड़खल झील। तो इनके युगम बना रखे हैं इन्होंने। युगम क्या है? पहले का युगम है कुरुक्षेत्र, ये बताया इसने, ये कुरुक्षेत्र में है, मुझे लगता है यही गलत है, इसमें कुरुक्षेत्र है। दूसरा दमदमा झील जो लिखा है इसने गुरुग्राम, ये ठीक है गुरुग्राम। और तीसरा तिलियार झील रोहतक, ये भी ठीक लिखा है इसने रोहतक। और बड़खल झील जो है फरीदाबाद, ये भी ठीक लिखा है इसने। फरीदाबाद में 2 झील हैं भाई, तो ये जो सूरजकुंड झील है ये फरीदाबाद में है, तो यही युगम हमारा जो है गलत हुआ। इसमें जो है सही युगम नहीं है बताना था, तो वो पहला वाला है हमारा, ये युगम सही नहीं है, ये कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये है फरीदाबाद में। तो ये प्रश्न था एक हमारा। अगला है कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं नवाब अहमद अली खां, हरियाणा के किस शहर से संबंधित हैं? तो सभी को पता है गुड़गांव के फर्रुख नगर से संबंधित हैं, ये नवाब थे। और इसके बाद में हरियाणा का कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? हरियाणा के अभी फिलहाल 2 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के साथ में जो है साझा, मतलब उनकी सीमाएं उनके साथ नहीं लगती हैं। तो क्योंकि दादरी जिला अभी जस्ट बना है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो दादरी भी उसमें शामिल हो गया। पहले केवल रोहतक था जिसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगती थी। उसके बाद में बनता है हमारा दादरी जिला। दादरी जिले की भी कोई भी सीमा जो है किसी दूसरे राज्य के साथ में नहीं लगती है। तो ऑप्शन दिए गए थे इसके गुरुग्राम, पलवल, जींद और चरखी दादरी। गुरुग्राम जो है ना, गुरुग्राम दिल्ली से लगता है, तो उसकी सीमा दिल्ली राज्य से लगती है। और गुरुग्राम की सीमा जो है यूपी से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, तो गुरुग्राम नहीं हो सकता। पलवल जो है, पलवल ये यूपी से लगता है और दिल्ली से भी लगता है पलवल, शायद पलवल का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पलवल यूपी से पक्का लगता है। जींद जो है ये लगता है पंजाब से, पंजाब डिस्ट्रिक्ट से लगता है, पंजाब जो है स्टेट से जो इसकी सीमा लगती है, स्टेट है। और चरखी दादरी इसका चौथा ऑप्शन था, तो हमारा ऑप्शन होगा चरखी दादरी। नेक्स्ट में कहता है भाई, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव, और इसके हैं भैया, मैंने सुबह ही देखा, इसका विकास गुप्ता जी हैं, इसके विकास गुप्ता, वित्त आयोग के सदस्य सचिव छठे नंबर पे बने हुए हैं ये विकास गुप्ता। और इसके बाद में एक है मनोहर ज्योति योजना, किससे संबंधित है? तो ये है लघु और सौर ऊर्जा, यानी कि जरूरतमंदों के लिए ये एक सौर ऊर्जा पैनल छोटा सा घरों में दिया जाने वाला था फ्री में। जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये था। तो ये किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन बनेगा ये बी नंबर ऑप्शन है। जरूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराए जाने से इसका संबंध है, यानी कि मनोहर ज्योति योजना इससे संबंधित है। और लास्ट पर्सन जो 90 का है वो है कि द्रोणाचार्य 2020 के लिए हरियाणा के किस प्रशिक्षक को चुना गया था?
ऑप्शन दिए गए हैं विकास मलिक को, महावीर फोगाट को, रामवीर सिंह खोखर को। महावीर फोगाट को तो शायद पहले मिल चुका है 2020 से। तो इसका चौथा ऑप्शन है कृष्ण कुमार हुड्डा। तो ये कृष्ण कुमार हुड्डा है इसका ऑप्शन। तो ये था, मैंने कोशिश करी है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये रीजनिंग के अंदर ही कुछ करंट जीके, हरियाणा जीके ऐड करके आता है, इसलिए मैंने इनको करवा दिया। तो ये था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।